साथियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है और आज हम भारत के संवैधानिक विकास के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। यानी ताज के शासन के कालखंड में भारत में कौन-कौन से अधिनियम बने, कौन-कौन से एक्ट आए, किस किस्म से भारत का संवैधानिक विकास हुआ, किस किस्म से भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ। इन सब की चर्चा हम भाग 2 में करेंगे। यानी ताज के शासन के कालखंड में जो भी संवैधानिक विकास भारत के अंतर्गत हुआ। इसमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ब्रिटिश सरकार को ये क्यों जरूरी हुआ कि कंपनी के शासन का खात्मा किया जाए और उसके स्थान पर ब्रिटिश भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में दे दिया जाए। ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई? इनमें कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको मैं पॉइंट आउट यहाँ पे करना चाहूंगा और जो महत्वपूर्ण भी हैं। हम ये सभी जानते हैं कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए बनाया गया था कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सही तरीके से नियंत्रण रख सके। लेकिन हुआ ये कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था वह कंपनी के ऊपर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रख सके। इसके अलावा जो दोहरी शासन व्यवस्था अपनाई गई थी भारत के अंतर्गत, वो दोहरी शासन व्यवस्था सही तरीके से कार्य नहीं कर सकी। वो दोहरी शासन व्यवस्था एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तरदायित्वहीन थी, असुविधाजनक थी और क्लेशकर तथा जटिल भी थी। इस कारण से दोहरी शासन व्यवस्था की असफलता भी उसका एक कारण रही। और इन तमाम चीजों के कारण भारत के अंदर लोगों के भीतर विद्रोह की भावना पनपनी शुरू हुई। खासकर जो राज्य यहाँ पर थे, जो स्थानीय राजा यहाँ पर थे, उनके अंदर विरोध की भावना पनपने लगी और उस विरोध की भावना का एक परिणाम निकला 1857 की राज्य क्रांति। 1857 की राज्य क्रांति, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, जिसे हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। इसके पीछे ये दो महत्वपूर्ण कारण थे कि भारत के जो राज्य हैं, यानी ब्रिटिश भारत से अलग जो यहाँ के स्थानीय राज्य हैं, स्थानीय राजाओं के राज्य हैं, उनके भीतर भी निरंतर जो है एक प्रकार का असंतोष उत्पन्न हो रहा था। और 1857 की जो घटना मेरठ से शुरू हुई मंगल पांडे के नेतृत्व में, उसने तुरंत पूरे भारत को अपने आगोश में ले लिया। और इस बात से निश्चित रूप से जो ब्रिटिश शासन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश सरकार है, वो दोनों ही घबरा गई। और इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो भारत का शासन था उसे समाप्त करना पड़ा और भारत के शासन को ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में देना पड़ा। इसके क्रम में यह हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति हेतु ब्रिटिश संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो सका। फिर से पामस्टन ने ही अप्रैल 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हेतु दूसरा विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा, जिसका शीर्षक रखा गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत में बेहतर प्रशासन, बेहतर शासन के लिए ये एक्ट बनाया गया और ये एक्ट जो है पास भी हो गया। और इसी के साथ भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों के शासन को सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। अब हम आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 पर कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के बाद, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद, हालांकि वो संस्था बनी रही, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त उस समय नहीं किया गया, लेकिन भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर उसे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दिया गया। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान ये थे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस अधिनियम को क्या नाम दिया गया। तो इस अधिनियम का नाम दिया गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गठित किया गया था, को समाप्त किया। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, इन दोनों ही संस्थाओं को समाप्त किया गया। इसके अलावा
ब्रिटिश भारत के मामलों पर ब्रिटिश संसद को सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ। अब ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि ब्रिटिश भारत में जो कुछ भी घटेगा या ब्रिटिश भारत के जो कोई भी मामले होंगे उस पर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश संसद का होगा। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया था वो ये किया गया कि ब्रिटिश भारत का शासन संचालित करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य भारत का राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाने का प्रावधान इसमें किया गया। यह जो भारत सचिव होता था, भारत का राज्य सचिव, यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नामित किए जाते थे। यानी एक महत्वपूर्ण प्रावधान था भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया जाना जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वो ये कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, लेकिन इसमें 2 कंडीशन रखी गई। पहला कंडीशन तो ये रखा गया कि जब वह व्यक्ति ब्रिटिश प्रांतों का शासन संचालन करता था तब वह गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता था, तब उसके पद का नाम होता था गवर्नर जनरल। लेकिन जब वह भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब उसके पद का नाम होता था वायसराय। और वायसराय पद पर सबसे पहले जो आसीन हुआ व्यक्ति था वो था लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। अब इसके बाद एक और अधिनियम आया जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कहा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले क्या हुआ, भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। ठीक, वायसराय को नए प्रांतों के निर्माण, विभाजन, प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, यानी वायसराय को अधिक शक्ति संपन्न बनाया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और उसमें यह शर्त जोड़ी गई कि 5वां सदस्य जो होगा उसका विधि वेत्ता होना अनिवार्य होगा। इसके बाद इसमें एक प्रावधान यह किया गया कि भारतीय परिषद को विधायी संस्था बनाया गया और उसे कानून निर्माण का अधिकार भी दिया गया। कानून निर्माण प्रक्रिया में पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाना आरंभ हुआ। 1862 में 3 भारतीय, पहले बनारस के जो राजा थे वो, दूसरे पटियाला के राजा और तीसरे व्यक्ति थे दिनकर राव, इन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया गया और इसके साथ भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों को विधायी शक्तियां देकर शासन का विकेंद्रीकरण शुरू किया, यानी पहले जो एक बार शासन का केंद्रीकरण शुरू कर दिया था अब उसको खत्म करके प्रांतों को विधायी शक्तियां दी गई, प्रांतों को अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की गई और इस प्रकार से भारत में शासन के विकेंद्रीकरण का आरंभ हुआ। वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की सुविधा प्रदान की गई। परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली का सूत्रपात किया। कई बार ये प्रश्न आता है कि भारत में विभागीय प्रणाली का सूत्रपात किसने किया, तो वो व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वो उस समय यहाँ वायसराय हुआ करता था और ये व्यवस्था की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसी में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि विभिन्न विभाग वायसराय की परिषद के भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए गए। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। इससे पहले क्या होता कि सारे विभाग जो है सब कुछ कार्य वायसराय देखता था, लेकिन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के अंतर्गत जो लोग शामिल थे उनको अलग अलग विभागों का प्रमुख बना दिया गया। यह भी हुआ कि एक व्यक्ति को 2 विभाग 3 विभाग भी दिए गए, लेकिन ये भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आरंभ का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आरंभ हुआ और वायसराय को एक शक्ति ये दी गई कि वह अध्यादेश जारी कर सकता था। तो इसमें जो 3-4 पॉइंट हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो उसमें यह है कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात इससे हुआ। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत में विभागीय प्रणाली का सूत्रपात हुआ और वो लॉर्ड कैनिंग ने किया। और तीसरा यह कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आरंभ हुआ और वो भी लॉर्ड कैनिंग ने ही किया। तो ये पॉइंट हम भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो 1861 में आया था उसके तहत हम इसे याद रखेंगे। इसके बाद
कुछ बीच में छोटे छोटे अधिनियम भी आए जो 1873 और 1876 का अधिनियम जिसे कहते हैं, और इनके तहत भी कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए। हालांकि बहुत ज्यादा प्रावधान इनमें नहीं थे, ये मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत छोटे अधिनियम थे और एक दो चीजों को ठीक करने के लिए लाए गए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था 1873 का अधिनियम, और इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त कर सकती है। और हुआ यही कि लगभग उसके 11 साल बाद अंततः 1 जनवरी 1884 को, यानी 10 साल बाद 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि अब ये कोई संस्था नहीं रहेगी। ठीक, 1876 का जो अधिनियम आया इसे शाही अधिनियम कहा जाता है, और शाही अधिनियम कहा जाने का कारण है जो मैं आगे बता रहा हूं। 1876 के शाही अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में एक छठा सदस्य नियुक्त किया गया, और इस छठे सदस्य को कार्यभार सौंपा गया लोक निर्माण विभाग का, यानी ये छठा सदस्य कार्य देखता था लोक निर्माण विभाग का। इसके अलावा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी जो महारानी विक्टोरिया थी उसको भारत की साम्राज्ञी उस समय घोषित किया गया। लेकिन इसी बीच 1883 में एक बिल आया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है, और ये बड़ा विवादास्पद रहा। उसमें वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन लाए थे इल्बर्ट बिल, और इल्बर्ट बिल में यह कहा गया था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट होंगे, यानी मजिस्ट्रेट के पद पर जो भारतीय आसीन होंगे, उन्हें ये अधिकार दिया गया कि वे यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई भी कर सकते हैं। यानी इससे पहले जो भारतीय मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उनको ये अधिकार नहीं था कि वो यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई करें, यानी ये अधिकार केवल जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट होते थे उनको ही दिया गया था। और इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया कि आखिर भारतीय मजिस्ट्रेट कैसे हमारे मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, उनमें एक प्रकार का इंफॉर्टी कॉम्प्लेक्स जैसा आ गया, और परिणाम स्वरूप लॉर्ड रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, और साथ ही भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो भी अब आगे बढ़ने लगा था, उसकी जड़ें भी मजबूत होने लगी थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और इसी के साथ उससे ठीक पहले 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद भी आया था। ठीक, इन दोनों के दबाव के कारण और भारतीयों में एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना के उदय के कारण भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाना पड़ा, और इस अधिनियम में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। कोशिश ये की गई कि भारत में जो ये राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हो रहा है, इन राष्ट्रीय भावनाओं को दबा दिया जाए। और इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद की संख्या यानी सदस्य संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या भी बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इस प्रकार ये हुआ कि भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। ठीक, लेकिन एक खास विशेषता थी, भारत में भले ही निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, जो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लिखा गया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी, लेकिन उसके लिए निर्वाचन या चुनाव शब्द का कहीं भी प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु जो खास बात इसमें है कि वे बजट पर बहस तो कर सकते थे, प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। आप प्रश्न पूछिए, आप इस पर बहस कीजिए, लेकिन जब बजट पारित हो रहा होगा तब आप इसके पक्ष या विपक्ष में मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान से वंचित रखा गया भारतीय सदस्यों को। कहते हैं कि इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा भारत में कुछ हद तक अंशतः संसदीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो कुछ चीजें इसमें जो
याद करने लायक हैं वो एक तो ये कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। दूसरा ये कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें मतदान से वंचित रखा गया। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आएगा कि भारत में कुछ हद तक अंशतः संसदीय व्यवस्था का आरंभ किया। अब आता है एक महत्वपूर्ण अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बहुत महत्वपूर्ण, विवादास्पद भी। लाया ये इसलिए गया था कि 1892 का जो अधिनियम है यह उसके दोषों को दूर कर सके। ठीक 1909 में अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को बनाया गया। और उस समय भारत सचिव हुआ करता था मार्ले और भारत में वायसराय हुआ करता था मिंटो। और इन दोनों के नाम के आधार पर ही इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया। यानी ये जो प्रसिद्ध हुआ ये अधिनियम प्रसिद्ध हुआ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए और कई प्रावधान इसमें विवादास्पद थे जिन पर मैं नजर डालता हूं। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 की गई। लेकिन इसमें एक खास बात ये रखी गई कि जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही रहा, भारतीय सदस्यों का या जो गैर सरकारी सदस्य था उनका बहुमत नहीं था। प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई और वहां पर जो है ये बहुमत वाला जो सिस्टम है इसको खत्म किया गया। यानी जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो अतिरिक्त सदस्य थे, उनका भी उसमें बहुमत हो सकता था, वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था की गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद इस अधिनियम का प्रावधान था वो था मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, जिसके द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का सूत्रपात किया गया। यानी भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया और इसके जनक के रूप में जाना जाता है मिंटो को। और मिंटो ने इस बारे में बड़ी अजीब किस्म की टिप्पणी भी की थी। उसने मार्ले को इस बारे में लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका जो भविष्य में फल होगा वो बड़ा भीषण होगा। और ऐसा हुआ भी। यानी जो मिंटो की जो भविष्यवाणी थी और जो उसने कहा था वो भविष्य में सत्य सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि परिषदों में सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन यहां भी मतदान से वंचित रखा गया। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। केसी गुप्ता तथा विलग्रामी को भारत परिषद में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रमुख प्रावधान थे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ। और ये व्यवस्था लागू की गई भारत में फूट डालो और राज करो की नीति लागू करने के लिए। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण अधिनियम जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 की कमियों को दूर करने के लिए अधिनियम लाया गया था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सबसे पहले भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई। यानी पहली बार इस अधिनियम में भारत को स्वतंत्र डोमिनियन बनाने की, यानी भारतीयों को स्वशासन देने की इसमें बात की गई थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था इस अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। दूसरी बात, बजट को यहां दो भागों में बांट दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया तथा 10 वर्ष के बाद वैधानिक आयोग का गठन किया जाने का प्रावधान भी किया गया था इस अधिनियम में, जो बाद में साइमन कमीशन के रूप में बाहर आया। ये यही वैधानिक आयोग था जो इसकी जांच के लिए बनाया गया था कि जो भी इसमें
प्रावधान किए गए उनको कैसे लागू किया गया और क्या वो सही थे या गलत, इसकी जांच के लिए ही 10 साल बाद वैधानिक आयोग गठन करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को और अधिक विस्तृत किया गया और इसमें सिख धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो आधार है वो और ज्यादा विस्तृत किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई, यानी एक को जिसे हम आज लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, वो यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पर वो बनाई गई थी। हालांकि उस समय उसका नाम राज्यसभा और लोकसभा नहीं था। उस समय उसका नाम जो है राज्यसभा और लोकसभा नहीं रखा गया था, बल्कि विधानसभा उसका नाम वहां पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था वो ये किया गया था कि केंद्र की जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है उसमें दोनों सदनों को, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों को समान शक्तियां दी गई थी, लेकिन एक शक्ति में अंतर किया था, वो था वित्तीय शक्ति, यानी बजट पारित करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को दिया गया था। यानी बजट केवल विधानसभा में ही पारित होता था, जैसा कि आज भी है कि लोकसभा बजट पारित करने के मामले में अधिक अधिकार संपन्न बनाई गई है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विषयों का विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, जिसके लिए द्वैध शासन अपनाया गया। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया, यानी प्रांतों में द्वैध शासन का जो आरंभ हुआ वो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ, और जो आरक्षित विषय थे उन विषयों पर वायसराय और वायसराय की जो परिषद है वो कानून बनाती थी, और जो हस्तांतरित विषय थे उन विषयों पर वायसराय के जो मंत्री, और वो मंत्री जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे, वायसराय उनके सहयोग से हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाता था। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा ये किया गया कि लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया, और 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। साथ में भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है महत्वपूर्ण, वो आता है 1935 का अधिनियम। लेकिन 1935 के अधिनियम से पहले भारत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था वो था साइमन कमीशन। इससे पहले 1919 का जो अधिनियम था उसमें एक जगह लिखा गया था कि वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा, वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। लेकिन उसको 10 वर्ष बाद यानी 1929 में गठित होना था, लेकिन उसे जल्दी गठित यानी 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1927 को गठित कर दिया गया, और उसका अध्यक्ष बनाया गया जॉन साइमन को। इस आयोग में 7 सदस्य थे, और खास बात ये थी कि ये 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इनमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। 3 फरवरी 1928 को यह आयोग भारत पहुंचा, यानी मुंबई पहुंचा। आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य के शामिल न होने के कारण कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में, जिसकी अध्यक्षता एमएन अंसारी ने की थी, इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की गई। और क्यों की गई बहिष्कार की घोषणा? उसका कारण यह था कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। 30 जून 1930 को विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जब विरोध हुआ तो ये कहा गया भारतीयों को कि आप जो है, अगर साइमन कमीशन की रिपोर्ट आप नहीं मानते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसके लिए जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यानी 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू समिति ने रिपोर्ट पेश की, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें शामिल है प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आदि। मौलिक अधिकारों की सबसे पहले जो बात की गई थी वो नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट में ही की गई थी। इसके बाद भारत के भावी संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1933 को आयोजित किया गया। और 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की आज्ञा पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना, जो सबसे महत्वपूर्ण था। यह ब्रिटिश शासन का अंतिम सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग थे। भारत के संविधान पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही पड़ा। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, यानी कह भी सकते हैं कि ये एक मिनी संविधान था, छोटा संविधान था ये। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, लेकिन देशी रियासतें इस अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए यह अखिल भारतीय संघ मूर्त रूप नहीं ले सका। लेकिन इसके बावजूद 1 अप्रैल 1937 को भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। प्रांतों में जो 1919 में द्वैत शासन शुरू किया गया था, यानी 1919 के इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैत शासन शुरू किया गया था उसको समाप्त किया गया और उस द्वैत शासन को केंद्र में लागू किया गया। इसके बाद इसमें जो द्वैत शासन लागू किया, विषयों को बिल्कुल 2 भागों में विभाजित किया गया, एक रक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों का जो प्रशासन होता था वो गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था, और जो हस्तांतरित विषय थे उनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था, लेकिन वो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। इस प्रकार से 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों का द्वैत शासन हटाया गया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया, वो ये था कि संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, और इसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें विषयों का विभाजन संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया, यानी जैसा कि आज भी है कि संघ सूची पर जो है संघ सरकार जो है कानून बनाती है, प्रांतीय सूची पर प्रांतीय सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन विरोध के स्वरूप जो है केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होता है। इसमें एक और भी सूची थी, वो थी अवशिष्ट सूची, और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। प्रांतों में विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, कुछ में एक सदनीय, यानी वहां केवल विधानसभा हुआ करती थी, जैसा कि आज भी है। भारत परिषद का इसमें अंत कर दिया गया और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। ठीक, और 1937 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो इसी अधिनियम के परिणाम स्वरूप हुआ था, लेकिन उसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भारत की जो परिस्थिति है वो बदलने लगी, और भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो और तेज होने लगा, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये आभास होने लगा कि अब भारत में शायद शासन का संचालन करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, और फिर भारत के वास्तविक जो वर्तमान में जो संविधान है भारत का, जो वर्तमान में संविधान है उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।